अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। उन्हें पता था कि बावजूद इसके कि जेनेवा के अंदर और ओमान के अंदर टॉक्स हो रही हैं, लेकिन ये टॉक्स महज बहलावा है। ये वक्त बाय कर रहे हैं। ये डेफिनेटली तौर पे इसराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेंगे और जंग इंपोज करेंगे। और ये अंडरस्टूड था कि इसराइल और अमेरिका के पास हर किस्म की फौजी, बहरी और फजाई बर्तरी है, और ईरान के पास इस किस्म की कोई भी ट्रेडिशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है जिससे कि वो इसराइल और अमेरिका को एक मौजू मुनासिब या सब्सटैंटिव तरीके से टारगेट कर सकता है। क्योंकि बहुत सा टारगेट उन्होंने किया भी है, जिसकी मैं आपको तफसीलात दूंगा। क्योंकि मैंने अभी सिर्फ चंद घंटे पहले ये देखा है कि जो आरिफ जान बेस था कुवैत के अंदर, वहां से अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वहां पे उसको खाली कर दिया उन्होंने, वो उसको अब इस्तेमाल नहीं कर रहे। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये। देखिए, आपने शायद नहीं सुनी होगी कि ऑपरेशन जो बेस था कुवैत के अंदर आरिफ जान, उसे अमेरिकन फोर्सेस ने खाली कर दिया है और वो उससे बहुत पीछे एक और नेवल बेस के ऊपर चले गए, जिसका नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं है। जिसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि कुवैत का जो बेस है आरिफ जान, वो महफूज नहीं रहा है, बिकॉज इसराइल, क्योंकि ईरानी जो है वो उनकी सर्वेलेंस की वजह से और उनके मसलसल हमलों की वजह से आरिफ जान बेस महफूज नहीं रहा है। इस किस्म की बहुत सी जो डॉट कनेक्टिंग की इंपॉर्टेंट छोटी छोटी खबरें होती हैं वो हमें नहीं दी जाती, हम तक नहीं पहुंचती, बिकॉज वेस्टर्न मीडिया की एक बहुत ही केयरफुल स्मार्ट तरीके से उसकी मैनेजमेंट हो रही है, जिसका मैं मजीद जिक्र करूंगा कि इसराइल, जैसे मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था और अभी भी मैं अब जब जिक्र करूंगा तो उसका मजीद जिक्र जो है थोड़ा सा आ जाएगा। तो उन्होंने जब ऑपरेशन मैडमैन तो तरतीब दिया जो आईआरजीसी ने एक्सिक्यूट करना था, तो ऑपरेशन मैडमैन जो है उसमें यह था कि आपने अमेरिका के जो अरब इत्तेहादी हैं, जीसीसी कंट्रीज, उनकी जो कॉस्ट्स हैं इस जंग के अंदर, बिकॉज ये अंडरस्टूड था कि इनकी मुनाफकत है, ये अमेरिका से मिले हुए हैं, तो उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिका को बेसिस दिए हुए हैं। इनके इसराइल से भी ताल्लुकात हैं, जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात के हैं, और ऊपर से वो ये कह रहे हैं कि हमारी सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है जब आपने अपने बेसिस दिए हैं और आपके बेसिस से एक दूसरे बरादर मुस्लिम मुल्क के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, जहां स्कूलों को, अस्पतालों को, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़कों को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट किया जा रहा है। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि हम इस जंग में एक न्यूट्रल फरीक हैं? तो बेसिक कॉमन सेंस जो एक स्कूल में पहली जमात के बच्चे को भी बताई जाती है, उसकी भी आप एक नफी यहां पे कर रहे हैं। तो बहरहाल अंडरस्टूड था कि ये इनके बगैर ईरान के ऊपर हमला नहीं हो सकता, और अगर इनकी वल्नरेबिलिटी को जो इन्होंने छुपा के रखी हुई है उसे एक्सपोज किया जाए तो अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर, खास करके अमेरिका के ऊपर प्रेशर होगा, क्योंकि अमेरिका ने और वेस्टर्न वर्ल्ड में ने इन इकोनॉमीज के अंदर बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है। सो ऑपरेशन मैडमैन में यह था कि आपने कॉस्ट को रेस करना है, ना सिर्फ ये कि आपने अमेरिकन बेसिस पे हमला करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेस है आरिफ जान, उससे अमेरिकन को विड्रॉ करना पड़ गया है, बल्कि आपने एविएशन स्ट्रक्चर्स को, टूरिज्म स्ट्रक्चर्स को, होटलिंग को, ट्रैवलिंग को, फाइनेंस को, एनर्जी रिसोर्सेज को, एनर्जी की जो ट्रांजिट है उसे आपने टारगेट करना है। ये ध्यान में रखिए कि अभी तक जो सबसे बड़े वल्नरेबल पॉइंट है, यानी पानी के जो सोर्सेज हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, फूड के जो रिजर्वॉयर्स हैं, और जो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं और बैंकिंग एंड फाइनेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें टारगेट नहीं किया गया। जबकि ईरान के अंदर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट किया गया है, वहां के ऑयल डिपोज एंड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया गया है, पुलिस को भी टारगेट किया गया है, उनकी जितनी भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, वहां जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनके भी दफातर को टारगेट किया गया। ईरान के ड्रोन्स ने, मिसाइल्स ने जीसीसी कंट्रीज में किसी भी इंतजामी ढांचे को जो कि वहां की हुकूमत की हो, जैसे अदालतें हैं, जैसे पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे पुलिस के दफातर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं या बैंक्स हैं, उन्हें टारगेट नहीं किया। और यही वजह है कि जहां अभी सेंटकॉम ने जो लेटेस्ट अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसके आदाद शुमार मीडिया से शेयर किए गए हैं 7 मार्च के इख्तिताम में, उनका क्लेम यह है कि अब तक वो 3000 से ज्यादा टारगेट्स को, 3000 से ज्यादा मुकामात को या पोजीशंस को, या ईरान के अंदर जो है इंस्टॉलेशन उन्हें, वो 3000 से ज्यादा जगहों को टारगेट कर चुके हैं। और इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि 3400 से ज्यादा वो टारगेट्स कर चुके हैं, एक्सिक्यूट कर चुके हैं। इसका मतलब है कि दोनों ने तकरीबन 6500 टारगेट जो है वो एक्सिक्यूट किए हैं, और जिसमें मैंने आपको जैसे कहा कि आईआरजीसी को, पुलिस को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, सभी को टारगेट किया गया। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त रिजल्ट क्या है कि जब 9वां बैग शुरू होता है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का और ऑपरेशन मैडमैन जिसके रिस्पांस में चल रहा है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बदस्तूर बंद है। और 7 मार्च को एक और ऑयल टैंकर जिसका नाम प्रीमा या समथिंग था, जिसको आईआरजीसी ने मिसाइल्स के जरिए टारगेट किया, और आईआरजीसी ने उसके बारे में एक मैसेज इशू किया है गालिबन टेलीग्राम के ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो टैंकर था, ये वार्निंग्स को इग्नोर करके जो दी गई थी, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। अब ज़हन में रखिए कि अमेरिका ने 2 फैसले किए। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, एक उन्होंने कहा कि अमेरिकन नेवी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो ऑयल टैंकर्स और कमर्शियल शिपिंग है उसे एस्कॉर्ट करेगी, जिस तरह से 1980 में ईरान और इराक की जंग के दरमियान में अमेरिकन जो नेवी है वो एस्कॉर्ट करती थी। लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो सकी। ये जो पहला मेजर था, दूसरा मेजर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जिसका ताल्लुक इंश्योरेंस के साथ है। बिकॉज जो प्रिंसिपल वजह बताई जाती है कि ऑयल टैंकर्स एंड कमर्शियल शिपिंग यहां से नहीं गुजर रही, उसकी वजह है कि लॉयड्स ऑफ लंदन और जो इंश्योरेंस कंपनीज और जो री इंश्योरर्स हैं, लंदन बेस्ड हैं, वो इसे री इंश्योरेंस ऑफर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो बड़ी शिपिंग लाइन्स हैं जैसे मर्स्क है, जिस तरह से और बहुत सी कंपनीज हैं, वो यहां से गुजरना नहीं चाहती। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि अमेरिकन नेवी एस्कॉर्ट क्यों नहीं कर पाई। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकन नेवी एस्कॉर्ट करेगी, लेकिन जब अमेरिकन मीडिया ने पेंटागन से और नेवी से और सेंटकॉम से समझना चाहा, तो उन्होंने प्राइवेटली तौर पर कहा कि हमारी ऐसी कोई प्रिपरेशन नहीं है। एक तो हमारे पास कोई अजाफी एडिशनल शिप ही ऐसे नहीं है जिन्हें हम इस स्टेज के ऊपर इसके लिए दे सकें। दूसरा रीजन यह है कि ईरान इराक की जंग के अंदर कोई
डेडिकेटेड अटैक नहीं था उस वक्त, ये उसमें कोई मुसलमा या असूली तौर पे पॉलिसी नहीं थी किसी एक फरीक की, इराक की या ईरान की, कि हमने डेफिनेटली तौर पर शिपिंग को टारगेट करना है। वहां शिपिंग को खतरा जरूर था, लेकिन शिपिंग के बारे में कोई डिक्लेयर्ड पॉलिसी नहीं थी कि हमने उसे टारगेट करना है। तीसरी वजह एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निकल किस्म की है, वो ये है कि कहने में अपने नैरोस्ट पॉइंट पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, काश मैं इस वक्त आपको इसका नक्शा दिखा सकता, लेकिन पहले बहुत दफा दिखाया मैंने आपको वीलॉग्स में, आपके तो ज़हन नशीन हो जाना चाहिए अब तक। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो कहने में अपने नैरोस्ट पॉइंट में सबसे तंग जगह के ऊपर 33 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन 33 किलोमीटर से आपको लगता है कि शायद कई शिप साइड बाय साइड गुजर सकते होंगे, लेकिन इन रियलिटी वो जो उसका पार्ट है, वो जो उसका हिस्सा है जिसमें से शिप गुजर सकते हैं, वो सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा है, बिकॉज बाकी सारा जो है वो शैलो है और शिप्स वहां से नहीं गुजरते। अब 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर शिप का गुजरना एक स्ट्रेट लाइन में, उसके एस्कॉर्ट शिप का होना उन्हें बहुत ज्यादा वुलनरेबल बना देता है। इसीलिए IRGC का ये कहना है कि हम वेट कर रहे हैं अमेरिकन एस्कॉर्ट शिप्स का। अमेरिकन नेवी का और अमेरिकन एयरफोर्स का जवाब यह है कि वो ये कहते हैं कि हमने सारा का सारा जो कोस्टल एरिया है ईरान का, जो बंदर अब्बास की पोर्ट है, ये जितना भी एरिया जहां से IRGC अपने मिसाइल लॉन्चर्स के जरिए या अपने ट्रक बेस्ड ड्रोन जो शायद हैं उसके जरिए शिपिंग को निशाना बना सकते हैं, हमने उसे IRGC से साफ करना है। मेरे वैसे जिन में एक बहुत बड़ा खदशा है कि जब ये जंग खत्म होगी तो एक अमेरिकन ये इसराइली डिमांड ये भी हो सकती है कि कमर्शियल शिपिंग को चूंकि IRGC टारगेट करती रही यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर भी एक अमेरिकन बेस होगा, ताकि फ्यूचर में इस किस्म के मेरे अपने जहन से ये खतरा निकल रहा है, और आई एम श्योर कि इसके ऊपर थिंकिंग हो रही होगी। मैंने बाज़ डिप्लोमेट से बात की है, वो समझते हैं कि इस किस्म की थिंकिंग जो है वो हो रही है। अभी तक किसी ने कहा नहीं है वैसे, लेकिन ये आप मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दें कि मेरे जहन से चीज निकली है तो उसको अमेरिकन इजराइलीज ने जो है उसको अडॉप्ट कर लिया है। जाहिर है कि इस किस्म की थिंकिंग हो रही है, बिकॉज जब एक वल्नरेबिलिटी सामने आई है तो इसके बारे में सोच भी हो, अभी तक ऐसे कुछ हो नहीं सका। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम इंश्योरेंस ऑफर करेंगे, फिर एक डेवलपमेंटल एजेंसी ने 2 दिन पहले ये कह दिया कि हम शिपिंग लाइंस को $20 बिलियन तक की इंश्योरेंस ऑफर करेंगे यहां से गुजरने के लिए, हमसे उसके हवाले से रब्ता किया जाए। लेकिन जो मैंने अब तक चेक किया कि 48 घंटे गुजरने के बाद भी उस पर किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी, जिसका नेट इफेक्ट यह है कि जब मार्केट्स क्लोज हुई फ्राइडे की वक्त रात को जब भी क्लोज हुई, तो उसमें ब्रेंट क्रूड जो है उसकी कॉस्ट जो है वो पर बैरल $92 से क्रॉस कर चुकी है, और जो टेक्सास इंटरमीडिएट है वो $90 से क्रॉस कर चुका है। और अमेरिकन जो गैस स्टेशन, हालांकि अमेरिका अपने शेल की वजह से खुद भी अमेरिका के बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व हैं, अमेरिका इसमें हमेशा से इंडिपेंडेंट है। अमेरिका 1930-40 तक एक्सपोर्टर हुआ करता था, उसके बाद भी उसकी अपनी बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, बहुत बड़ी कंजम्पशन है अमेरिका की। इस वक्त अमेरिका एक्सपोर्टर भी है, तो उसके बावजूद अमेरिका के जो रिटेल गैस स्टोर्स हैं, पेट्रोल पंप स्टेशन को गैस स्टोर्स कहा जाता है अमेरिका के अंदर, उनमें प्राइसेस में मसलसल इजाफा हो रहा है, और अब तक अक्सर जगहों पे 30 सेंट्स पर गैलन से ज्यादा इजाफा हो चुका है। लेकिन ये ऑन एन एवरेज है जो अखबारों में आती है, बिकॉज ये बहुत मिसलीडिंग है। मैंने इस मुल्क में, आपको पता होगा, मैं मसलसल नशरी करता हूं अपनी ट्रैवलिंग, मैंने तकरीबन 3 दफा अमेरिका में मुख्तलिफ रीजन्स को मैंने ट्रैवल किया, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, और फिर मैंने वाशिंगटन से LA, लॉस एंजलिस तक, लॉस एंजलिस टू बैक मैंने गाड़ी में सफर किया था बहुत महीने पहले, बैक टू DC। तो जाहिर है कि हर जगह मैंने गैस लिया। अमेरिका में तो 2 किलोमीटर के फासले पे भी गैस की प्राइसेस डिफरेंट है। कहीं आपको गैस, उस जमाने में जब जंग नहीं हो रही थी, तो अगर मैं DC के करीब गैस $3.5 की या $4.25 की खरीद रहा था, तो मुझे किसी और स्टेट में जब दाखिल होते हैं तो वहां गैस आपको $5 की भी मिलती है। मैंने $6 की भी, तकरीबन $60 की भी गैस साउथ में कैलिफोर्निया के करीब मैंने गैस खरीदी, और मैंने सस्ती $2 $2.5 या $2.25 का भी पर गैलन गैस जो है वो मैंने खरीदा। तो अमेरिका में इस वक्त जाहिर है कि ये एवरेज कहा जा रहा है कि 30 सेंट्स का फर्क पड़ गया। अमेरिका के गैस स्टेशन में इस वक्त कहीं पे जहां उस वक्त $6 की मिल रही थी, वहां इस वक्त 8 की हुई भी होगी, ये कम से कम 6.5-7 की हुई भी होगी। तो जाहिर है कि इसका एक प्रेशर भी पड़ा है, जो अल्टीमेटली प्राइमरी शुरू हो चुकी हैं, मिड टर्म इलेक्शन होने हैं नवंबर में, और कांग्रेस और सेनेट के लोगों के ऊपर और रिपब्लिकन पार्टी पे और डोनाल्ड ट्रंप पे इसका प्रेशर भी पड़ा है। अब इस चीज के ऊपर आए कि इसराइल ने और क्या कुछ किया, दिन खत्म हुआ, वो जो होता ना कि एवी हुआ, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसराइल और जो ज्वाइंट स्ट्राइक की ऑयल डिपो पे तेहरान में, उसके जवाब में IRGC ने खैबर शिकन मिसाइल्स का हैफा पे हमला किया, जो ऑयल रिफाइनरी है हैफा की इसराइल के अंदर। ईरान में जो हमला हुआ उसकी तो फुटेज मिल रही है, वो आप देख सकते हैं, उसकी बहुत सी फुटेज भी है, विजुअल्स भी। इसराइल में जो हमला हुआ उसके बारे में सिर्फ ये कहा है कि हमला हुआ है, और उसके सिर्फ सायरन बजने की फुटेज है, उसके बॉम्ब्स की नजर आ रहे हैं कि सायरन आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं। उसका डैमेज क्या हुआ उसके बारे में इसराइल ने सिर्फ कहा कि कोई खातर खा नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई फुटेज एग्जिस्ट नहीं करती। सो इस वक्त जो मिलिट्री सेंसर है इसराइल के अंदर वो इतना मुकम्मल है, और मैंने पिछले व्लॉग में आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे दुनिया की जो सैटेलाइट इमेजरी कंपनीज हैं, जैसे प्लैनेट है, मैक्सर जिसका नाम अब गालिबन वेंटॉर या समथिंग है, वो सिरे से कोई सैटेलाइट उन्होंने 2 या 3 मार्च के बाद से सैटेलाइट इमेजरी इशू करनी ही दुनिया की मीडिया को बंद कर दी है। वो सिर्फ अमेरिकन इसराइली फोर्सेस को वो सैटेलाइट इमेजरी जो है वो अवेलेबल है। अब ईरान के अंदर अगर वापस आ जाए तो सुप्रीम लीडर जो है, अब 9वां दिन हो गया, अभी तक आयतुल्लाह अली खामेनेई जो है, उनकी शहादत के बाद एक नया सुप्रीम लीडर जो है वो फाइनलाइज नहीं हो चुका। ये और बात है कि हमने 2-3 दिन पहले ये सुना था कि जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, वो जिन लोगों पे जिन मुत्तफिक हुए हैं, उसमें टॉप ऑफ द लाइन मुस्तफा अली खामेनेई या मुस्तफा खामेनेई जो इमाम अली खामेनेई के साहबजादे हैं, उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया, लेकिन वो कॉन्फर्मेशन नहीं हो सकी।
अभी इसी गुज़िश्ता 24 घंटों में 7 मार्च को मुज़फ़्फ़र अली ग़ालिबन एक मेंबर हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के, जिन्होंने कहा है कि अगले 24 घंटे में, यानी जो संडे है या ज़्यादा से ज़्यादा मंडे है, इसके अंदर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की एक फाइनल मीटिंग होगी। जो लास्ट मीटिंग कुछ वर्चुअल हुई भी थी और कुछ पे इसराइली एयरफोर्स मसलसल उसको खबर मिलती है, वो उन बिल्डिंग्स पे हमला करती है जहां उन्हें शक होता है कि यहाँ मीटिंग होगी। तो मीटिंग जो है वो नहीं हो सकी। लेकिन उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग खबर यह भी है कि 14 जो मेंबरान हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के, वो डिसेंटिंग थे, उन्होंने बाइकआउट किया था जो आखिरी मीटिंग हुई, जो वर्चुअल मीटिंग हुई। और उनके रीजंस दो थे। उन्होंने कहा कि एक तो उन्हें ये बात पसंद नहीं है कि IRGC जो है वो उन्हें प्रेशराइज कर रही है इमाम मुश्तबा खमेनाई को सिलेक्ट करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए। और उनका एतराज़ क्या है? उनका एतराज़ यह है कि इमाम अली खमेनाई खुद इन नॉमिनेशन के खिलाफ थे, बिकॉज वो इसको हेरिडिटरी और विरासत समझते थे। ये बात अगर सही है तो ये एक इंटरेस्टिंग इंटेलेक्चुअल डिबेट है, ये वही आर्गुमेंट है, वही दलील है, जहां से वही बहस है, जहां से 7वीं सदी में शिया सुन्नी डिवीजन का बुनियादी तौर पर आगाज हुआ था। अब ये नहीं पता कि ये जो 14 मेंबर हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के, ये इनकी इंटेलेक्चुअल पोजीशन है जेन्युइन, या इनके पीछे भी कोई है। बिकॉज अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर रखा है कि मुज्तबा खातिमाए जो मुज्तबा खमेनाई हैं वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। और इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर, इसराइल कैट्स उनका नाम है, उन्होंने कह रखा है कि जैसे ही वो मुंतखब होंगे वो हमारे लिए एक टारगेट होंगे, लेजिटिमेट टारगेट होंगे। अब ये पता नहीं कि टारगेट सिर्फ मुज्तबा खमेनाई ही होंगे या कोई भी, अगर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के बगैर किसी को इलेक्ट करती है तो वो एक ड्यू टारगेट होगा। बिकॉज अमेरिका के सदर ये भी कह रहे हैं कि जो नया लीडर बनेगा, सुप्रीम लीडर, वैसे तो अब ये इससे ज्यादा अजीब क्या चीज हो सकती है कि अमेरिका के सदर कह रहे हैं कि मेरी मर्जी से मेरा भी उसमें वोट होना चाहिए, मेरी भी उसमें विल होनी चाहिए। यानी ईरान का एक पूरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है 50 बरस का कि उन्होंने अपना सुप्रीम लीडर कैसे इलेक्ट करना है। लेकिन अमेरिका का सदर, जिसके खिलाफ इमाम खमेनाई ने ऑपरेशन मैडमैन का आगाज किया, वो ये कहता है, उसकी डिमांड पब्लिकली है कि मुझे इनका जो नया सुप्रीम लीडर है उसके अंदर मेरी भी से होनी चाहिए। ये मैं अपने से घड़ नहीं रहा, ये इस वक्त दुनिया के हर अखबार के अंदर आप इस चीज को देख सकते हैं। और फिर मुझे बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप की स्टेट ऑफ माइंड जो है वो किस किस्म की है। इस वक्त करंटली 3 लोगों की एक कमेटी है, इंटरिम काउंसिल है, जो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जैसे करंट प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियां उसे लीड कर रहे हैं। उनके साथ चीफ जस्टिस हैं गुलाम हुसैन मोहसिनी, और उनके साथ हैं आयतुल्लाह अली रजा आरफी। और आयतुल्लाह अली रजा आरफी खुद भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। अब इसका पैराडॉक्स आप देखें कि जो भी इस पोजीशन में फाइनली सेलेक्ट यानी एलिवेट होगा, उसकी जिंदगी को खतरा होगा। मुझे नहीं पता कि कितनी दफा ऐसा होता है कि कोई टॉप पोजीशन के लिए आप इलेक्ट या फाइनलाइज या सेलेक्ट होते हैं और आपको पता होता है, आपको कॉन्शियसली तौर पर, कि अगर आप इसके लिए सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी को खतरा होगा। और इसराइली डिफेंस फोर्सेज, इसराइली एयरफोर्स की तरह की एक खौफनाक चीज जो है, और जो एक्सपर्टीज भी रखती है असैसिनेशन करने में, वो आपके पीछे पड़ी हुई होगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर स्ट्रोक डिसऑर्डर जो है वो किस लेवल पे जा चुका है। हर वो एथिकल, मॉरल, इखलाकी चीज जो स्कूल का बच्चा स्कूल में पढ़े, मदरसे में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े, जो यूनाइटेड नेशन का कानून हो, जो दुनिया भर की अदालतों का कानून हो, उसकी खुल्लम खुल्ला इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का डिसऑर्डर पैराडाइम जो है वो कर रहा है। मैं सोच रहा था कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के पास इस किस्म की चॉइस हो कि मैंने चीफ जस्टिस बनना, लेकिन इस किस्म का भी खतरा है, या मुझे अफगान तालिबान की थ्रेट है, तो क्या वो बनना चाहेंगे? बट मूविंग फॉरवर्ड, जो ऑपरेशन मैडमैन का सेंट्रल कैरेक्टर और हीरो है पूरी दुनिया का, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप है, वो कहाँ थे 7 मार्च को? वो डोवर का एक एयरपोर्ट है डेलावेयर में, वहां पे मौजूद थे, जहां 6 जो अमेरिकन सर्विसमैन सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए कुवैत के अंदर या GCC कंट्रीज में। उनकी डेड बॉडीज वहां रिसीव हुई। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने स्कूल के बच्चों की तरह उनको इस तरह से सैल्यूट किया, और वो देख के मुझे लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को कम से कम यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि ये अमेरिका की खातर जो है ये मारे गए हैं, अमेरिका की राह में ये शहीद हो गए हैं, ये मार्टर्स हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि लफ्ज़ मार्टर जो है उसकी बड़ी कॉनोटेशंस है, इसको आप आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब आसानी से कोई भी अमेरिकन ये देख सकता है कि वो अमेरिकन सोल्जर्स जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में जान दी या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जान दी, जब उस कॉज में अमेरिकी बिलीव करते थे तो वो शहीद थे। आज एक ऐसे कॉज में अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं वो जहां बहक हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हलाक हो रहे हैं, जिसके अंदर 20% या 20% से भी कम अमेरिकन जो है वो समझते हैं कि ये जायज जंग है। तो जो जायजियत या जायज होना है किसी कॉन्फ्लिक्ट का, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बहरहाल ट्रंप ने इसी 24 घंटे में अपनी फतह भी डिक्लेयर की। उन्होंने कम से कम कोशिश की, जब उन्होंने रिएक्ट किया कि इस ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियां ने जो अपॉलॉजी ऑफर की है GCC कंट्रीज को, वो उन्होंने खाली सिंपल अपॉलॉजी ऑफर नहीं की। उन्होंने कहा कि हमें हमले करने पड़े, हमें उस पर हम नादिम है, हमें अफसोस है इस चीज़ का, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान उन मुल्कों पर हमले नहीं करेगा जिन मुल्कों से ईरान के ऊपर हमले नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि इसको अपॉलॉजी कहा भी नहीं जा सकता। ये तो उन्होंने एक तरह से कंडीशनल एक पॉलिटिकल पैराडाइम उन्होंने ऑफर किया GCC कंट्रीज को। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अपनी फतह जो है वो करार दिया। उन्होंने कहा कि मेरी ये कामयाबी है कि उन्हें इस किस्म की चीज़ करनी पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद जो मसूद पेज़ेश्कियां ने किया, IRGC जो है, उनके अटैक्स जो हैं वो GCC में रहे मुख्तलिफ जगहों पर। गुज़श्ता 24 घंटों में उन्होंने दुबई एयरपोर्ट को भी एक बार फिर टारगेट किया, बहरीन में जहां पर 5th फ्लीट है अमेरिका का, उसको भी टारगेट किया। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आरिफ जान जो बेस है कुवैत के अंदर, उसे अमेरिकन फोर्सेस ने वैकेट कर दिया, उसे पीछे हट गए क्योंकि उसको अपने लिए खतरनाक समझते हैं। इसका मतलब है कि हमले IRGC के वहां पर भी जारी हैं। अब एक न्यूज़ आइटम ये भी है कि
3 कम से कम जीसीसी कंट्रीज ऐसे हैं, सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत, जिन्होंने अमेरिकी फौजों को अपने बेसिस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। लेकिन इसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। जो चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि एक इंटरनल डिबेट हो रही है कि अमेरिका को बेसिस इस्तेमाल नहीं करने देते और अमेरिका बेसिस यूज़ करता है, तो सॉवरेनिटी का इशू है कि उनकी सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है, लेकिन पब्लिकली वो कह रहे हैं कि बेसिस यूज़ नहीं करने चाहिए। और दूसरी तरह के बेसिस यूज़ होते हैं तो फिर ईरान के हमलों का खतरा है। अब आए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, वो ये है कि जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप स्टेज के ऊपर कहते हैं उसमें कितना कोई दुनिया में ट्रस्ट कर सकता है। जिस तरह से जनेवा के सेकंड टाइम ये हुआ है गुज़िश्ता एक बरस में 9 महीने के अंदर कि जनेवा में टॉक्स हो रही हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान में, और टॉक्स के दरमियान में अमेरिका ने तैयारी करके डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर कर दिया हमले करने ईरान के ऊपर। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट की किस बात के ऊपर अब दुनिया जो है वो ट्रस्ट कर सकती है? क्योंकि ट्रंप ने एयरफोर्स 1 पे जब मेरा ख्याल है वो डोवर जा रहे थे तो रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए उनसे सवाल पूछा गया कुर्दिश के हवाले से कि कुर्द्स को, क्योंकि अमेरिका के हर अखबार में बात छप रही है कि कुर्द्स को मोबिलाइज किया जा रहा है इराक से ईरान के अंदर एंटर करने के लिए, वहां पर एक इंसर्जेंसी पैदा करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, गलत है, कुर्द अच्छे लोग हैं, बेचारे शरीफ लोग हैं, हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और हम उनको बिल्कुल भी इस्तेमाल करने का नहीं सोच रहे। अब ये जो कॉन्वर्सेशन हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, इससे पहले तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिद्दान की अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो, जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं, उनसे इस हवाले से बात हुई, जिसका उन्होंने उसके जो पॉइंट्स हैं उन्होंने खुद हकान फिद्दान ने इशू कर दिए हैं। हकान फिद्दान से हमें पता चला है कि उन्होंने कहा कि मार्को रूबियो को कि ईरान के अंदर सिविल वॉर करवाने की जो कोशिशें हैं ये इंतहाई खतरनाक हैं, ये तुर्की के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, तुर्की इसकी मुखालफत करता है, तुर्की की इस पर पोजिशन होगी, तुर्की इसको रेजिस्ट करेगा। और उन्होंने कहा कि अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए, जिसपे अकॉर्डिंग टू हकान फिद्दान मार्को रूबियो ने कहा कि हम ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और हमें वैसे शक है कि इजराइल कर रहा है। उन्होंने इजराइल के ऊपर इसको फेंक दिया। अब लोग मुझे कहते हैं कि आप न्यूयॉर्क टाइम्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकी हुकाम ऊपर से तो ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि कह तो ये रहे हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मोसाद और सीआईए अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स उन्होंने एक लश्कर इकट्ठा किया हुआ है इस वक्त ईरान और ईरान के बॉर्डर पे, जिसको फंडिंग की जा रही है, जिसको स्मॉल वेपन्स जो हैं वो दिए हैं दोनों साइड्स ने, उसको खर्चा भी दिया जा रहा है, उसको डायरेक्शन भी दी जा रही है। और ये तकरीबन 1 साल से ये प्लान बना हुआ था और जंग शुरू होने से 6 दिन पहले से ईरान के बॉर्डर एरियाज में IRGC के ऊपर और पुलिस स्टेशन के ऊपर बॉम्बिंग की गई है इस लश्कर की एंट्री के लिए। तमाम ईरान को पता था इसका शुरू से, ये भी एक ऑपरेशन मैडमैन का हिस्सा था उनके। उन्होंने इसके हवाले से बहुत सी डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की है, एक तरफ कुर्दों के साथ, दूसरी तरफ इराकी गवर्नमेंट के साथ, जिसके नतीजे में इराक की गवर्नमेंट ने एक फॉर्मल एग्रीमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी साइन किया है 6 मार्च 2026 को। किसके साथ उन्होंने साइन किया है? कुर्दिस्तान की जो रीजनल गवर्नमेंट है, जिसे हेड करते हैं उनके प्रेसिडेंट हैं नौशरमा बरजानी। नौशरमा बरजानी और इराक के जो प्राइम मिनिस्टर है शिया अल सुडानी, उनके दरमियान में ये एग्रीमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी साइन हुआ है, जो कहता है कि कुर्दिश स्पेस को ईरान के खिलाफ और किसी भी थर्ड पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वो इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहेंगे। जो इराक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA हैं कासिम अल अरजी, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि इराक के इंटीरियर ट्रूप्स ने पेशमरगा, उनको पेशमरगा कहा जाता है, दूसरी साइड से भी पेशमरगा की टर्म इस्तेमाल होती है रेबल्स के लिए, लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पेशमरगा ट्रूप्स को डिस्पैच किया है बॉर्डर पे ईरान इराक में। उनका मैंडेट किया है कि उन्होंने किसी भी सूरत में कुर्द जो लश्कर है उसको ईरान में दाखिल होने से रोकना है। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गुबाद तलबानी ने कहा है कि हमारा न्यूट्रल स्टैंड है इस कॉन्फ्लिक्ट में टुवर्ड्स ईरान और हम हर सूरत, किसी भी सूरत में एक कुर्द लश्कर को नहीं जाने देंगे। अब ईरान की आर्मी ने और IRGC ने भी वार्न किया कि अगर कोई ऐसा लश्कर दाखिल होगा तो वो बड़ा सख्त इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ओवरऑल जो रेटर्स की AFP के अंदर स्टोरीज छप रही हैं उसे देख के लगता है एनालिसिस से कि ओवरवेलमिंग कुर्द्स जो हैं वो इसराइल के इस इनिशिएटिव को रद्द करते हैं। कुर्दों का कहना यह है कि ईरान उनसे सिंपैथेटिक रहा, जब सद्दाम हुसैन ने उन्हें टारगेट किया था ईरान ने कभी भी उनको इस तरह से टारगेट नहीं किया, वो इसराइल की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। भारत लश्कर एक एग्जिस्ट करता है, वो कहां तक पहुंचेगा, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इसमें कोई ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है कुर्दों को इस्तेमाल करने की वो अब तक कामयाब नजर नहीं आती। जहां मैंने सवाल उठाया ना कि डोनाल्ड ट्रंप की किस बात को अप्रोच कर सकते हैं, उसका इससे भी अंदाजा लगाएं कि मेनाब में जो स्कूल में 175 बच्चियां